बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मोदी सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है क्योंकि पिछली शिकस्त का दाग वो धो नहीं पा रहे और कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान से पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब आएगा। इलेक्शन बिहार के सर पर खड़े हैं और जलसों में बेचने के लिए तो कुछ और है नहीं, तो अब वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो कांग्रेस पर निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। किस तरह से कांग्रेस को निशाना बनाया मोदी जी ने एक जलसे के अंदर, आपको कुछ ही देर में सुनाते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी चीफ किस तरह से अपने गोदी मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं झूठी खबरों का। वो गोदी मीडिया जो कि तूफान बदतमीजी मचाए हुए था 10 मई के मौके के ऊपर, हमने देखा कि चाहे वो मेजर गौरव आर्या हो, जनरल बख्शी हो या दीगर अर्नब गोस्वामी जैसे जरखरीद गुलाम जो गोदी मीडिया के जरिए अपना झूठ और प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उनको निशाना बनाया है इंडियन आर्मी चीफ ने। वो कह रहे हैं कि हमने कब कराची के ऊपर हमला कर दिया ये तो हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन झूठी खबरें किस तरह से इंडियंस तक पहुंचाई जा रही थी, उन्हें किस तरह से अंधेरे में रखा जा रहा था, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और इसी का इजहार उनकी तरफ से किया गया, उनके आर्मी चीफ की तरफ से क्या कहना था ये भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इल्जाम तराशी की जा रही है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बार ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, अफगान तालिबान के, उनका ये कहना है कि जी हमें यह लगता है कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि ताल्लुकात ठीक किए जाएं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी फौज का एजेंडा कुछ और है। और इसका जवाब आया फिर फाइनली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और उन्होंने इन सारे दावों को झूठा करार दिया है। उनका बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के शापर 3 की एंट्री हुई है जो कि दुश्मनों के दिलों पे उसने धाक बिठा दी है। किन किन खसूसियात का हामिल होगा ये आपको बताएंगे। कि फिर ताजिकिस्तान में अपनी एयरबेस जिसके ऊपर एक लंबे अरसे तक भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाती रही, अपने फौजियों को वहां पे डिप्लॉय रखा, अब जब उनकी दाल नहीं गली तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो गई तेल लेने, और वो सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया जाती रही। और अब वो फाइनली उस एयरबेस का ना सिर्फ कंट्रोल ख़त्म करने लगे हैं, उसका अपनी जो फौजें वहाँ पर मौजूद थी, जो जवान वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी वापस भारत लाया जा रहा है। आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। सबसे पहले मोदी जी किस तरह जलसों में कांग्रेस को अपनी नफरत का और अपने जहरीले बयानात का निशाना बना रहे हैं, पहले वो सुनिए। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, जी जनाब, तो आपने सुना कि धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और पाकिस्तान में भी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान के मासूम निहत्ते शहरियों को, पाकिस्तान की मसाजिद को और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था। और मंजन क्या बेचा जा रहा था कि जी हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं। तो ये है वो झूठ, ये है वो प्रोपेगेंडा जिसके जरिए अपने ये वो इलेक्शन अब सर पर आ चुके हैं जिसके लिए पहलगाम का वाकया या ड्रामा रचाया गया था। अपने लोगों को मरवाया, अपनी फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बनाया, अपनी फोर्सेस की नाक कटवाई, राफेल जो कि अनडिफिटेड थे उन्हें जमीन बोस करवाया, पूरी दुनिया में जंगसाई करवाई, और थोड़ी बहुत जो कोई सिंपैथीज किसी की अगर भारत के साथ थी उन्हें भी खत्म किया, उन्हें भी जाता किया, चलता किया। और अमेरिका के साथ डायरेक्टली पंगा मोल लिया जिसकी वजह से 50% टैरिफ लग गया, आपकी मसनूआत का बायकॉट हो गया। और अब मोदी जी दामन छुड़ाते हुए सारा मनबा डालने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। जलसों में वो क्या कहेंगे कि हम पहलगाम वाक़े के बाद बजाय इसके कि हम उनका बदला लेते, हमें और मार पड़ गई। और हालांकि पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्द थे वो इनके अपने तैयार करदा थे, वो 400 से ज़्यादा किलोमीटर बॉर्डर से अंदर किस तरह से दाखिल हुए, कार्रवाई करके वो कहाँ गायब हो गए, सुलेमानी टोपी पहने हुए थे या मामला कुछ और था। तो ये सारे वो सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है, सबूत पूछ रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है तो आप सबूत लाइए, हम आपके साथ मिलकर दहशतगर्दों को ढूंढेंगे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मजाल है कि मोदी जी इस तरफ आए पहले ही, जिस वक्त ये पहलगाम अटैक हुआ उसके चंद ही मिनट्स के बाद, इतनी देर में वहां पर पुलिस नहीं पहुंची लेकिन पर्चा पाकिस्तान के खिलाफ काट दिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धरना शुरू कर
दिया गोदी मीडिया ने। और अब जलसों में बेचने के लिए उनके पास सिवाय कांग्रेस से नफरत के अलावा या उसे पाकिस्तान के साथ मिलाने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। यह है मोदी सरकार का असल घिनौना चेहरा, जिसे अब बिहार समेत पूरे भारत के लोगों को पहचानना होगा और उन्हें सोच समझ के वोट देना होगा कि वो एक ऐसे शैतान को वोट देने जा रहे हैं जो उनके अपने ही बच्चे खा रहा है। चाहे वो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हों या दीगर उनके फौजी जवान हो जो कि मारे गए थे, उनकी फैमिली से बुला के जलसों में उनसे ही फूल गिरवाए जाते हैं। तो ये रविश है मोदी सरकार की और ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये वही नाज़ीज वाली आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो जुल्म भी करते हैं और अवाम को दबाकर भी रखते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक नहीं दर्जनों तहरीकें आज़ादी की इस वक्त जोर पकड़ रही हैं और मुंह उठा रही हैं, सर उठा रही हैं, और इसको कुचलने के लिए सिवाय ताकत के मोदी जी के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो देखते हैं कि ये दाल कितनी देर तक गलती है। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ किस तरह से गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, किस तरह से में येलो जर्नलिज्म की गई, किस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तो आप नाज़रीन उनके अपने आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी साहब की ज़बानी सुनिए कि वो किस तरह से अपने गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था सिंधु में पूरा कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है। आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किन कर्तव्य मूल, हमें पता ही कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ रहा है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था सिंधु में पूरा कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन को विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना की। जी, सबक तो बड़ा साफ है। और जिस तरह से आप चैलेंजेस का जिक्र करें, लगता है कि इस बार भी आपकी तैयारी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो आप यही कहते रहे कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन लगता है कि अभी भी तैयारी नाकाफी है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। आपको मिस एडवेंचर करेंगे तो उसका पहले से ज्यादा भयानक आपको जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेज हम वक्त तैयार हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान 6 नवंबर को अगला दौर होने जा रहा है अंकारा के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई मस्बत पेशरफ्त हो। लेकिन इल्जामात का सिलसिला अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी जारी है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट तो चाहती है ताल्लुकात को ठीक किया जाए, लेकिन लगता है कि इनकी फौज किसी और एजेंडे पर कारबंद है, जिसका जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ ने। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कतर और तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के सख्त बयान का हवाला दिया। एक तो कहते हैं कि जिनके वज़ीर दिफा बड़े सख्त बयान देते थे जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, तो आप ऐसी हरकतें ना करें। आप मुज़ाकरात के दरमियान जब दरअंदाजी करेंगे, जब अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजेंगे दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए, हमारे सिविलियंस को, हमारी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए, तो फिर बयान तो सख्त आएंगे। बयान तो क्या, इकदाम भी बड़े सख्त होंगे। और मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मुज़ाकरात में किसी और को फायदा हो या ना हो, लेकिन जब कोई अफगानों से बात करने बैठता है और फिर पीछे से धमकी देता है तो इससे मुज़ाकरात का माहौल खराब होता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। तो इसका जवाब दिया गया। और जो दावा किया गया था, एक तो ये था ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कि जिस रात सादिक खान काबुल में मेहमान थे, पख्तिका पर हमला हुआ और फिजाई हमले किए गए। पाकिस्तान की तरफ दो नजरियात हैं, सिविलियन हुकूमत कुछ करती है, ताल्लुकात बनाना चाहती है, फौज आकर उसे दोबारा खराब करना चाहती है और इस अमल को सबोताज करना चाहती है। इस तरह हमारे ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से जो सामने बयान आया, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इंडिया की सरपरस्ती में होने वाली जो वहशियाना दहशतगर्दी है, इससे पूरी तरह आगाह हैं और इसके इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि 4 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी अफगान तालिबान रजीम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही और अब बयानबाजी के जरिए बैरूनी अनासर के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम के लिए अपनी हम आहंगी, इस्तेहकाम और हुक्मरानी की सलाहियत की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है। बुनियादी तौर पर नई दिल्ली से डायरेक्शंस आ रही हैं
और उनकी इमा के ऊपर पाकिस्तान को आंखें भी दिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में दरअंदाजी भी की जा रही है, ये सोचे समझे बगैर कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होगा वो अफगान अवाम है, वो अफगानिस्तान के आम शहरी हैं, और अगर उसके बाद किसी को दूसरे नंबर पे इसका नुकसान होगा तो वो अफगान तालिबान है, जिनकी इस वक्त हुकूमत अफगानिस्तान के ऊपर है। तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अमन को यकीनी बनाया जाए, ताकि सी पैक समेत, सिल्क रोड समेत तमाम मंसूबों के ऊपर अमल दरामद हो और भारत से चंद डॉलर के एवज अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी हमियत को दाव पर ना लगाया जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले नाज़रीन कोयटा की फिजाओं में या बलूचिस्तान की फिजाओं में कुछ सांप की तरह बल खाते बादल देखे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को मुबारकबादों के पैगामात आना शुरू हो गए दोस्त ममालिक की तरफ से, यूज़र की तरफ से, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है, जिसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आई थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इस सवाल को किस तरह से गोल मोल करके जवाब दिया है, उससे एक तरह से इसकी तस्दीक हो चुकी है। अबसार आलम की तरफ से अपने प्रोग्राम में जब ये सवाल पूछा गया तो ख्वाजा आसिफ का क्या कहना था, पहले वो सुनिए। तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है 2 दिन पहले। और साथ साथ उन्होंने सारियां गल्लां देना पूछना अंदर दी गल्लां देना पूछा करो, अंदर दी गल्लां वखरियां पूछ लिया करो। चलो ठीक है, वखरे फिर पूछांगे, हुण तां मुलाकात होएगी थे। तो नाज़रीन, ये है वो गोलमोल सा जवाब जिसने शकूक व शुबात को काफ़ी हद तक दूर किया है, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान चाहता है कि उसके दुश्मन किसी सस्पेंस में मुब्तला रहें और ये पहलियां बूझते रहें कि पाकिस्तान क्या वाकई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर चुका है, एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संग मील है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया पाकिस्तान की बहादुर निडर और बासलाहियत अफवाज ने, और हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है, और इसकी तशहीर न करना मेरे ख्याल में ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसीलिए अभी तक इसको ऑफिशियली ओन नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, और उनके इस जवाब ने काफ़ी गलत फहमियों को दूर कर दिया है। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की तरफ। भारत का एक अहम जो इन्वेस्टमेंट थी ताजिकिस्तान में, वो डूब चुकी है। उसकी वजह यह है कि एक फ़िज़ाई अड्डा जहाँ पे उनके बहुत से फौजी डिप्लॉय थे, वहाँ पे उनके सुखोई तैयारे भी डिप्लॉय थे, और एक लंबे अरसे तक वहाँ पे अपनी फ़ौजों की आमदरफ्त यकीनी बनाई भारत ने, लेकिन अब फाइनली उनका बोरिया बिस्तर हो चुका है वहाँ पे गोल। खबर क्या है? भारतीय फ़ौज ने ताजिकिस्तान में अपनी मौजूदगी ख़त्म कर दी है, जहाँ वो तकरीबन 2 दहाइयों से एक स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई अड्डे पर मौजूद थे। आइनी एयरबेस कहलाता है यह जगह, जो कि ताजिकिस्तान की दारकूमत दुशंबे से तकरीबन 10 किलोमीटर मगरब में वाक़ है, और भारत ताजिकिस्तान के दरमियान इस अड्डे की तरक्की और मुश्तरका ऑपरेशन का मुआहिदा तकरीबन 4 साल पहले खत्म हुआ था, और इसे दोबारा तजदीद नहीं किया गया, इसके रिन्यू नहीं किया गया। तो अब भारत की सरमायाकारी तकरीबन $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहां पर लग चुकी थी, सारी की सारी जाया गई। रनवे को मजबूत और तवील किया गया ताकि जंगी और हैवी ट्रांसपोर्ट तैयारे यहां पे उतर सकें, और भारत ने 2014 में इसके बाद जो सुखोई 30 MKI जंगी तैयारे थे, ये आर्जी तौर पर यहां पर तैनात भी किए रखे, और एयरबेस पर 200 तक भारतीय फौजी एहलकार, जिसमें फौज और फिजाया के एहलकार थे, वो भी यहां पर डिप्लॉय रहे हैं। तो एयरबेस का बुनियादी मकसद यह था कि शुमाली इत्तेहाद यानी कि नॉर्दर्न अलायंस को फैसिलिटेट किया जाए और तालिबान के खिलाफ फौजी साजो सामान की तेजतर सप्लाई यहां पे दी जा सके, फिजाई मदद और निगरानी भी की जा सके। और फौजी अस्पताल और अहमद शाह का वाकया भी आपको याद होगा, जब भारत ने ताजिकिस्तान के इलाके फारखर में एक फौजी अस्पताल कायम किया, और अहमद शाह मसूद को भी यहां पे जब वो जख्मी हुए थे 9/11 हमलों से 2 दिन कबल, तो एक खुदकुश हमले में जख्मी होने के बाद उन्हें यहीं पर लाया गया था। तो नाज़रीन, तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद 2001 और काबुल में उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद भारत ने आईनी एयरबेस पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखी, और फाइनली एक लंबे अरसे के बाद वो ये सारा जो बोरिया बिस्तर है अपना गोल करके यहाँ से रफू चक्कर होने लगे हैं। और इसकी वजूहात जो हैं वो बुनियादी तौर पर यही है कि एक तो तालिबान के साथ उनका गठजोड़ है, और एक इस मुआहदे का दोबारा से रिन्यूअल ना होना है, और तीसरा ये कि यहाँ पर अब वो अपनी अहमियत भी खो चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि मजीद इन्वेस्टमेंट की बजाय यहाँ से निकल जाने में ही आफियत है। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की तरफ। पाकिस्तान का शहपर 3 जिसने आते ही धूम मचा दी है। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल UCAV शापर 3 पायमेक 2025 में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जो समुद्री जंगी सलाहियत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अरब समुद्र पर गलबा हासिल करने के लिए इसे तैयार किया गया, और ये तो नाज़रीन इसके अंदर जदीद ड्रोन्स हैं, जदीद रडार सिस्टम्स हैं, इंतहाई दुरुस्त एंटी शिप मिसाइल्स हैं, टॉर्पेडो और स्नोबॉय छोड़ने की सलाहियत के साथ लैस है, और इसे इस खसूसियात की बिना पर अपने ज़ेर समुंदर और सतह ज़मीन के ऊपर भी अपने हदफ को मौसर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। तो यह अहम संग मील है पाकिस्तान के दिफा के लिए, और
पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक डरावना ख्वाब साबित होगा। आगे जाते जाते नाज़रीन आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान के अंदर जासूसी के लिए इजाज मल्लाह को पकड़ा गया था। कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं उसकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब हम देख रहे हैं कि भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है और पाकिस्तान के जो मल्लाह हैं जिन्हें पकड़ा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजाज मल्लाह के साथ पूरा एक नेटवर्क था जिन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तीनों फोर्सेस की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और ये इस तरह की कुछ साजो सामान यहाँ से खरीद के वहां पर पहुंचाने के टास्क थे। लेकिन इससे पहले कि वो ये टास्क मुकम्मल करता, उसे पकड़ा गया और उसके एतराफी बयानात सामने आ चुके हैं। और ये एक कार्रवाई है, इस तरह की और भी कई कार्रवाइयां रॉ की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कुलभूषण यादव हो या दीगर जासूस हो। उनका अंजाम वही होगा जो अब से पहले जासूसी के लिए आने वालों के साथ होता है। लेकिन पाकिस्तान के मारखोर जो हैं वो अपनी कार्रवाई करके वापस भी आ जाते हैं और इनको कानो कान खबर नहीं होती। और इनकी फिजाया हो, इनकी नेवी हो या इनकी दीगर फोर्सेस हो, उनके अंदर जिस तरह से जासूसी के लोग तैयार किए जाते हैं, मारखोर या मारखोर के तैयार करदा कुछ ऐसे शिकारी जो कि इनकी मालूमात हम तक पहुंचाते हैं, वो अपना काम बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।